न्यूक्लियर के नाम पे ट्रंप ने ईरान पे वॉर कर ली, पर वॉर से ईरान के न्यूक्लियर तो नहीं निकले, पर ट्रंप जोकर बनकर जरूर निकल आए। जी हाँ, ट्रंप को लगा कि युद्ध जीतना बड़बोलेपन जितना आसान है, पर ईरान ने भी बता दिया छोटे हैं पर कमजोर नहीं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो ट्रंप ने उन्हें अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम क्या था कि अगर 48 आवर्स के अंदर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो आपके सारे पावर प्लांट्स पे हम बम मार देंगे और ईरान में अंधेरा कर देंगे। लेकिन 48 आवर्स के इस अल्टीमेटम का ईरान पर तो कोई असर नहीं हुआ। ईरान अपना युद्ध कंटिन्यू रखता है जैसे कर रहा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खोला। जब ये टाइमलाइन खत्म होने वाली थी 48 आवर्स की, तो 36 आवर्स के बाद ही, यानी 10 घंटे अभी भी बचे थे, ट्रंप ने एक यूटर्न लिया। यूटर्न क्या था? उन्होंने कहा कि अब वो ईरान की एनर्जी सप्लाईज पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ईरान से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। हालांकि ईरान ने मना किया कि हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं स्टार्ट हुई, पर यूटर्न लेने के लिए ट्रंप ने कहा कि हमारी बातचीत शुरू हो गई है, इसलिए अब हम अटैक नहीं करेंगे। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये दिखाती है कि ट्रंप की लीडरशिप कितनी क्रेडिबल है। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है इसमें कंटिन्यूअस एस्केलेशन देखा गया है। ईरान बिल्कुल डरा नहीं अमेरिका से लड़ाई करने में। जब अमेरिका ने ईरान पे स्ट्रांगली अटैक किया तो ईरान ने भी अमेरिका पे स्ट्रांगली अटैक किया। तो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन जो है वो एक डेंजरस रिटेलिएशन साइकिल देख रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल ईरान पे हैवी अटैक कर रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाया, इंक्लूडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के एनर्जी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मार रहा था तो ईरान भी वही कर रहा है। तो इसकी वजह से पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। सिविलियन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हेविली डैमेज है। जब अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे अटैक किया तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया और मिडिल ईस्ट में और इजराइल में यूएस के जितने बेसेस थे उन पे मारा। जब इजराइल ने साउथ पार्ट पे जो ईरान की एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वहां पे अटैक किया तो ईरान ने भी गल्फ एनर्जी नेटवर्क पे अटैक किया। बहरीन, कतर, सबके एनर्जी रिफाइनरीज पे अटैक हुआ। जब इजराइल ने नाटांस पे अटैक किया, मतलब ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तब ईरान ने भी डिमोना पे अटैक किया जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ईरान बिल्कुल भी डर नहीं रहा है किसी भी धमकी से, हर अटैक पे इक्वली पावरफुल तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। तो इस सारे वार पलटवार के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि जितने भी ऑयल या गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, कुवैत, ये सबके तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही निकलता है और जब ये बंद हो गई तो तेल निकलने में दिक्कत हो रही है, वहां से ऑयल पास नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए और इकोनॉमिक प्रेशर जो है इट इज माउंटिंग, मतलब इंक्रीजिंग। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान, इजराइल या यूएस को नहीं इफेक्ट कर रही बल्कि मल्टीपल नेशंस को इफेक्ट कर रही है। इवन इंडिया को भी बहुत हैवीली इफेक्ट कर रही है। तो यूएस और इजराइल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? यूएस और इजराइल ने सोचा कि ईरान एक छोटा देश है, अक्सर वो ऐसा ही सोच रहा है हर देश के लिए, तो यहाँ पे उनकी जो विक्ट्री होगी वो बड़ी विक्ट्री होगी और इसके साथ साथ जो इसके आउटकम होंगे वो क्या होंगे कि तेहरान जो है यानी ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा। और उन्होंने सोचा था कि ईरान के पास जो बहुत ज्यादा यूरेनियम है जो कि न्यूक्लियर वेपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको वो वहां से निकाल लेंगे। साथ में ईरान क्या है, पूरे एरिया के, मिडिल ईस्ट एरिया के नॉन स्टेट मिलिशियाज, मतलब जो स्टेट की आर्मी नहीं है पर वो लोग जो वेपन रखते हैं, एक तरीके से बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं या रेडिकल ग्रुप, जो अपने पास वेपन रखते हैं और लॉक अपने हाथ में लेते हैं, नॉन स्टेट मिलिशियाज को सपोर्ट करता है। जैसे हमास है जो इजराइल पर अटैक करता है उसको भी ईरान काफी सपोर्ट करता है, जबकि हमास जो है वो पैलेस्टीन का ऑफिशियल आर्मी नहीं है लेकिन एक ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और सोचा था कि ईरान के पास जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल है, 3200 कुछ मिसाइल थी इस युद्ध से शुरू होने से पहले, उसको वो पूरी तरह से डिसमेंटल कर देंगे। पर हुआ क्या? हुआ तो कुछ उल्टा ही। 25 दिन बाद यूरेनियम निकालना, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना या मिसाइल खत्म करना तो दूर की बात है, अब ट्रंप की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कैसे ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना युद्ध के पहले कोई रीजन नहीं था। युद्ध से पहले तो ये रास्ता खुला था, यहां से सारे जहाज फ्रीली आ जा रहे थे, लेकिन ये रास्ता तभी बंद किया गया जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। तो उन्होंने एक तरीके से एक नई ग्लोबल प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो
तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव तो अब बदल ही गए, अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाया जाए, क्योंकि जब देशों के पास तेल नहीं जा पा रहा है तो वो यूएस पे प्रेशर बना रहा है कि आप ये रास्ता खुलवाएं। खासतौर से यूरोपियन नेशंस, इंडिया, जापान और चाइना, ये और पाकिस्तान भी, ये सारे स्टेट्स बहुत ही वल्नरेबल है, इनको ऑयल मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो अब यूएस का रास्ता भी आसान नहीं है, यूएस को या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए तेहरान से नेगोशिएट करना पड़ेगा। पहले तो वो ये कह रहे थे कि वो इतना ज्यादा ईरान पे हमला करेंगे कि ईरान की सारी आर्मी मिसाइल खत्म हो जाएगी और प्रेसिडेंट ट्रंप वहां की नई गवर्नमेंट बनाने में मदद करेंगे। पर अब उसी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस जीत नहीं पा रहा। हालांकि ट्रंप तो हर दूसरे दिन कहते हैं कि यूएस जीत रहा है, लेकिन अगले ही दिन कोई बड़ा अटैक ईरान की तरफ से हो जाता है और अगर नेगोशिएट नहीं करेंगे तो उन्हें अब ग्राउंड ऑपरेशन ऑथराइज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रिस्की है। जब यूएस की आर्मी ईरान पे उतरेगी तो वो ईरान की जमीन होगी। ईरान अच्छे से जानता है कैसे लड़ना है, क्या करना है, गोरिल्ला वॉर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो यूएस की आर्मी हेविली इन्फ्लेक्टेड होगी, बुरी तरह से चोट खाएगी। हालांकि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि यूएस ने अपनी नेवल शिप्स को ईरान के लिए भेज दिया है यूएस से। तो अगर डील होती है तो क्या क्या पॉसिबल है? यूएस ने एक तो ऑलरेडी कुछ सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटा दिए। आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से 2010-12 से ईरान में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, जिसके चलते ईरान खुल के बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो कुछ सैंक्शन तो ईरान के ऊपर से ऑलरेडी हटा दिए गए हैं, लेकिन ट्रंप अब एक डील चाहते हैं, ऐसी डील जो कि यूएस के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करे और साथ में तेहरान को भी इतना कॉमन ग्राउंड दे कि तेहरान यानी ईरान रेडी हो जाए डील के लिए। अब ट्रंप काफी सीरियसली नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। पहले जो कह रहे थे बात ही नहीं करेंगे, पर अब बात करने पे काफी ज्यादा सीरियस है वो। वेइंग ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब कंसिडरिंग केयरफुली कि जो जो आउटकम्स हो सकते हैं। तो एडिटर यही कह रहे हैं कि डायलॉग और नेगोशिएशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो प्योर मिलिट्री फॉर्मूला है कि हम बस अटैक करके कर देंगे, वो एकदम इनफेक्टिव दिखाई पड़ा है इस लड़ाई में, कोई असर नहीं है उसका। और साथ में यूएस को एक बुली की तरह एक्ट करना बंद करना चाहिए। मतलब जिस तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पहले वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को उठा लिया, क्यूबा की एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक कर दिया और ईरान पे भी अटैक चालू है, दूसरे देशों पे भारी भारी टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। पर यूएस क्योंकि सबसे पावरफुल है तो उसे कोई रोकने और बोलने वाला नहीं। अब ईरान की क्या क्या कंडीशन, वहां के प्रेसिडेंट ने पहले ही कुछ नॉन नेगोशिएबल कंडीशन रख दी है। एक तो उन्होंने कहा है कि अब आगे से रिटर्न गारंटी चाहिए कि यूएस ईरान पे कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा, लड़ाई नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। साथ में ये जो भारी भारी नुकसान ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है उसका रिपार्टेशन होगा, मतलब कंपनसेशन दिया जाएगा डैमेज के लिए। साथ में ईरान की जो लेजिटिमेट राइट है, ईरान के राइटफुल हकों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये मेनली यहाँ पे सैंक्शंस हटाने की बात हो रही है कि ईरान पे इतने सैंक्शंस लगाए कि ईरान ट्रेड नहीं कर सकता दूसरे देशों के साथ। इंडिया भी ईरान से पहले ऑयल लेता था, सैंक्शंस के बाद बंद हो गए क्योंकि हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो देश ईरान से तेल लेंगे उन पे सैंक्शंस लगेंगे। तो सैंक्शन से बचने के लिए बहुत सारे देश ईरान से बिजनेस करना बंद कर चुके हैं। तो इन्हीं सारे सैंक्शंस को हटाने के लिए ईरान ने कहा है। अब इजराइल का क्या रोल है? इजराइल जब मन चाहता है अपनी इस लड़ाई को यूएस के साथ दिखाता है और जब मन चाहता है तो अपनी लड़ाई ईरान से अलग दिखाता है। तो इजराइल ने तो ईरान और लेबनान में बॉम्ब गिराना कंटिन्यू कर रखा है। लेबनान में क्यों? क्योंकि जब इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा था तो लेबनान के जो लोकल आतंकवादी ग्रुप है, नॉन स्टेट मिलिशियाज जिसे कहते हैं, वो इजराइल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इजराइल लेबनान पे भी और ईरान पे भी दोनों पे अटैक कर रहा है। इजराइल के एक्शन काफी अग्रेसिव है और बहुत अधिक है, जरूरत से ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि इजराइल कैसा एकदम अनहिंज बुली है, मतलब एकदम अनस्टेबल इररेशनल तरीके से एक्ट कर रहा है। सो वे फॉरवर्ड क्या है, आगे इस चीज को कैसे खत्म किया जाता है? एक तो इमीडिएट सीज फायर अनाउंस होना चाहिए, साथ में नेगोशिएशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि लड़ाई को। लॉन्ग टर्म पीस जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिप्लोमेसी पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा देश चाहे जितने छोटे देश पे अटैक कर दे, रशिया ने यूक्रेन पे किया, लड़ाई चालू है, ज्यादा कुछ मिला नहीं रशिया को इस लड़ाई से। अमेरिका ने ईरान पे इतना अटैक किया, अब नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी पे तो दोबारा आना ही पड़ रहा है। तो युद्ध के बाद भी टेबल पे ही वापस आके बात करनी पड़ेगी। तो ये वॉर तो खास तौर से ये बता देती है ताकत के बल पे रहना नहीं चाहिए और बिना किसी स्ट्रेटजी के और प्लान के जितना भी एग्रेशन दिखाइए उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इट लीड्स टू
इनस्टेबिलिटी। अब लड़ाई को बंद कर देना ही लीस्ट डैमेजिंग ऑप्शन है, क्योंकि लड़ाई को कंटिन्यू रख के ईरान को हराना तो काफी मुश्किल है। तो बंद करके अमेरिका को भी अपनी इज्जत बचानी चाहिए और दुनिया जो इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है उसको भी हेल्प होगी। ये कुछ वोकैबुलरी है जो सेडिटोरियल में यूज हुई है। एक्सेजरेटिंग मतलब मेकिंग अ प्रॉब्लम वर्स, ऑलरेडी काफी खराब सिचुएशन को और बुरा करना। माउंटिंग मतलब इंक्रीजिंग। डिसमेंटल मतलब डिस्ट्रॉय और टेक अपार्ट। वेइंग मतलब केयरफुली कंसिडरिंग। रिपार्टेशन मतलब कंपनसेशन फॉर डैमेज। पाउंड मतलब अटैक हेविली। अनहिंज मतलब इरेशनल एंड अनस्टेबल।